सबसे पहले सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अतिथिगण, वरिष्ठजन, मित्र, अनुज, माताएं, बहनें, भाइयों। आज सावित्री जी, श्रीमती सावित्री जी के बारे में सभी कुछ बहुत जितना विवरण किया है वो तो कम है, लेकिन बहुत कुछ है और मेरे पास एक समय है, 1 ही मिनट है। तो बस सभी जैसे बोले कि सभी माताओं में सावित्री जी है और इनमें ज्योतिबा जी हैं और आज भी हम आरक्षण से बहुत जूझ रहे हैं। तो भीमराव अम्बेडकर जी के इन सभी को अपने में अपनाना है, क्योंकि अब माता सावित्री जी तो नहीं आएंगी या ज्योतिबा जी तो नहीं आएंगे या भीमराव अम्बेडकर जी नहीं आएंगे आपके आरक्षण बचाने। आज आपको अपनी शिक्षा बढ़ानी है। आज आपको जैसे पुष्पिन जी बोल के गए कि समाज में ये कुरीतियां है, इसको निकालना है। हमारा समाज बिल्कुल बिखरा हुआ है, वो दलित है, वो ऊपर है, ये नीचे है, सोच ही विखंडित है। हमारे एक ही परिवार में ही खंडन है। लेकिन उसके बाद भी हम बोलेंगे यदि ज्योतिबा जी ने एक ज्योति सावित्री जी में जगाई थी और उस ज्योति ने लाखों का ज्योति जगा दी, तो आप सबके अंदर एक ज्योति है, उस ज्योति को जगाना है। अंदर से आनी चाहिए कि ये पड़ोसी करेगा, ये वो करेगा, वो मास्टर पढ़ाएगा, वो पिता पढ़ाएगा। हर किसी के अंदर अपने अंदर एक क्षमता है जिसको निकालना है। और शिक्षा एक ऐसी ज्योति है, धन दोगे तो कम हो जाएगा, कुछ दोगे तो हो सकता है घट जाएगा। शिक्षा एक चीज है जो घटेगी नहीं, बढ़ेगी। सबके अंदर शिक्षा है, सबके अंदर ज्ञान है। इस कारण उसको बढ़ाएं और जितना ज्यादा शिक्षित कर सके हमारा समाज। मुझे खुशी है कि आज से 20 साल पहले मैं जाऊंगा, जब मैं गांव में पढ़ता था तो हो सकता था बहुत सारी लड़कियां 6वीं 8वीं में ही उनकी शादी की तैयारी हो जाती थी। आज वो नहीं हो रही है। मुझे बहुत खुशी होती है जब जबलपुर में देखता हूँ कोई नर्सिंग में कर रही है, कोई इंजीनियरिंग कर रही है। माता और पिता बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको प्रमोट करें। कुछ अभी भी ऐसे बच्चे हैं जो रुक जा रहे हैं, जिनको हो सकता है आर्थिक समस्या हो सकता है पारिवारिक समस्या है। लेकिन जब सावित्री जी 9 साल की उम्र में शादी होने के बाद पूरी देश दुनिया को बदल सकती है, तो इतनी बड़ी समस्या भी नहीं है कि हम खुद को नहीं बदल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। अपना गुलाम बनाना चाहा, यही भेद का कारण रहा। भारत के परिप्रेक्ष्य में छुआछूत ऊंच नीच का संदर्भ अलग है। यहाँ किन लोगों ने इतने बड़े बहुसंख्यक समाज को पढ़ने नहीं दिया, शिक्षा से रोक दिया, संपत्ति से रोक दिया, कपड़ा पहनने से रोक दिया। ये जानना बहुत जरूरी है कि घर में ऋग्वेद नहीं है, आपके धर्म में नहीं है, वेदांग नहीं है। आप ऋग्वेद वैदिक साहित्य का सबसे ज्यादा ग्रंथ है। ऋग्वेद को आप पढ़िए, उसमें सारा चीज लिखा हुआ है। ऋग्वेद का जो निगद लोक निगत सूत्र क्रमांक मंडल है, उसमें चतुर्वर्ण व्यवस्था किसने लिखा, ये जानना बहुत जरूरी है। मैं उन लोगों का नाम लिए बगैर आपको यही कहूंगा कि आप खोज करिए, ऋग्वेद को पढ़िए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ किसने ये दुश्मनी किया। आपको शिक्षा से किसने रोका, आपको संपत्ति से किसने रोका, आपको दलित बना के किसने रोका, ये आपको सबको पता चल जाएगा। और ऋग्वेद में आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो अभी यहाँ बातें हुई, मध्यकालीन भारत के इतिहास की बातें हुई, मैं प्राचीन भाई इतिहास की बात करता हूँ। ये बताना चाहूंगा कि ऋग्वेद के 33 ब्राह्मण ग्रंथ खंडमय और खंड 1 2 6 7 कहता है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति देवों से हुई है, ठीक ना, और शूद्रों की उत्पत्ति असुरों से हुई है। ये बात जान लीजिए। तो वो जो दैत्य दानव पुराणों में है वो कोई नहीं थे, हमारे मूलवासी, हमारे पूर्वज थे, उनके साथ ये अन्याय हुआ, उनको भी पढ़ना जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ यही कहना चाहूंगा कि नशा सभी पालते हैं। कोई पान खाता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई तंबाकू खाता है, कोई दारू पीता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, चाहे मातृशक्ति हो, चाहे आप युवा पुरुष पितृ शक्ति हो, चाहे युवा साथी हो, कि आप लोग ठीक है पढ़ने की नशा पालिए। अभी भी पढ़ सकते हैं, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है और पढ़ने और ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, ठीक है। वो लड़के जो डॉक्टर इंजीनियर बनना है, मास्टर पटवारी पढ़ना है, जरूरी नहीं कोई वर्ग पढ़े। आप लोग भी अपने जीवन में अभी अध्ययन करना जारी रखें, तो पढ़ने का नशा पालना सीखें। यही शिक्षा इनसे लेना चाहिए। भारत की दुनिया छोड़कर प्रेम की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। जय हिंद, जय भारत।
फूले ने पढ़ाया था। बुझे हुए दीपकों को, बुझे हुए दीपकों को, बुझे हुए दीपकों को फिर से जलाया था। सबसे पहले नारी को फूले ने पढ़ाया था। सबसे पहले नारी को फूले ने पढ़ाया था। जिल्लत की जिंदगी से, जिल्लत की जिंदगी से, जिल्लत की जिंदगी से नारी को बचाया था। सबसे पहले नारी को फूले ने पढ़ाया था। सबसे पहले नारी को फूले ने पढ़ाया था। सबसे पहले नारी को फूले ने पढ़ाया था। बड़प्पन सवित्री ने, बड़प्पन सवित्री ने, बड़प्पन सवित्री ने जग में कमाया था। सबसे पहले नारी को फूले ने पढ़ाया था। सबसे पहले नारी को फूले ने पढ़ाया था। अंतिम समय जब, अंतिम समय जब, अंतिम समय जब सावित्री की आई थी। जाते जाते फिर भी हमको यही समझाई थी। सबसे पहले नारी को फूले ने पढ़ाया था। सबसे पहले नारी को फूले ने पढ़ाया था। मुख्य रूप से मैं दो बातें कहना चाहूँगा। एक तो जो हमें सीखने की ज़रूरत है वो माता सावित्रीबाई के जीवन संघर्ष से सीखने की ज़रूरत है। 9 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हो जाता है। इसके बाद उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया और उस अभावग्रस्त परिस्थिति में अपने आप को इस काबिल बनाया, इस योग्य बनाया कि आज हम सब यहाँ PhD होल्डर, बड़े बड़े अपने अपनी उपाधियां लेकर जो यहाँ बैठे हुए हैं उनको याद कर रहे हैं। आप सोचिए उस समय जब ना तो लाइट था, ना ही शिक्षा की व्यवस्था थी। शिक्षा की व्यवस्था क्या कहें, उस समय शिक्षा थी ही नहीं, खास करके महिलाओं के लिए। तो उन्होंने एक मसाल जगाया, एक व्यवस्था की और उस चुनौतियों से लड़ करके हमारी माताओं को शिक्षा के लिए एक द्वार खोला। तो सबसे बड़ा संघर्ष जो उनका रहा उस जीवन में, उससे हम सभी को सीखने की जरूरत है। आजकल जो हमारे नए युवा हैं, बच्चे हैं, माताएं, जो कम की लड़कियां हैं जो स्कूल जा रही हैं, वो तरह तरह की संसाधनों का रोना रोते हैं कि हमारे यहाँ ये व्यवस्था नहीं है, हम गरीब हैं और स्कूल नहीं जा सकते, किताबें नहीं है। पर आपको सोचना चाहिए कि आज अगर आज की तुलना में आप देखें, पहले की तुलना में देखें, तो आज आपके पास कई गुना ज्यादा संसाधन उपलब्ध है, स्कूल है, पुस्तकें हैं। तो आप अगर उनसे 5% प्रेरणा लेते हैं तो आप आने वाले समय में 10 साल 15 साल संघर्ष करके, पढ़ाई लिखाई करके, जो भी क्षेत्र है, चाहे खेल कूद के क्षेत्र है, उसमें आप आगे जा सकते हैं। तो सबसे पहली बात मेरी ये बात जो मैं कहना चाहता था। दूसरा जो मुख्य बात मैं कहना चाहता था जो है यहाँ पर कि जो हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, जो कुछ पैसे कमा रहे हैं, बुद्धिजीवी जो अपने आप को समझते हैं, उनके ऊपर सबसे बड़ा ये दारोमदार होता है कि आप समाज में कुछ नया करें। क्योंकि जो गरीब वर्ग होता है, चाहे किसी भी समाज का वर्ग हो, किसी भी जाति वर्ग का वर्ग हो, उसमें इनोवेशन करने की क्षमता नहीं होती, उसमें कुछ नयापन करने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि वो अपने गरीबी, अपने संसाधनों से ही जूझ रहे होते हैं। उनके पास ना तो समय होता है, ना पैसा होता है, ना ही इतना ज्ञान होता है, क्योंकि वो बाहर नहीं घूमे होते हैं। तो ये जो बौद्धिक चीजें करने की जो जिम्मेदारी होती है, वो हर समाज की, उसका जो क्रीम वर्ग होता है, जो उसका नौकरी पेशा वाला वर्ग होता है, उसके ऊपर ये जवाबदारी होती है कि आप समाज में कुछ नया करें। आप जिस तरफ जाएंगे, शेष वर्ग आपके पीछे पीछे ही जाएगा। अगर हमारा जो क्रीम वर्ग है, जो हमारा जो पैसे वाला वर्ग है, साधन संपन्न वर्ग है, वो ही अगर चापलूसी चाटुकारिता की तरफ जाएगा, जो चीज करनी चाहिए वो ना करके एक सरल मार्ग को अपनाएगा,
तो शेष जो वर्ग है, हमारा जो गरीब वर्ग है, गरीब तबका है, वो कैसे ये समझ पाएगा कि सही क्या है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा। जबलपुर से आए डॉक्टर अतुल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं इसलिए उनको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि आजकल की पीढ़ी केवल खाने पहनने और जो भी पैसा आता है उनके पास, जो भी उनके पास आमदनी है, इनकम है, उसको केवल अपने व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित रखते हैं। हमें चाहिए कि हम हमारे पास जो भी संसाधन है, हमारे पास जो आय है, उसका एक हिस्सा हम समाज को वापस दें। अपने योगदान से, अपने मतलब मौजूदगी से हम वहाँ आए जाएं, कुछ कार्यक्रम करें और मार्ग दिखाएं लोगों को कि किस तरीके से हमें आगे चलना चाहिए, ताकि हमारे जो गरीब भाई बहन है वो भी उससे सीख लेकर के उस तरह के कार्यक्रम वो स्वयं करना शुरू कर दें। और जब वो जागृति, जब वो अवेयरनेस उनके अंदर आ जाएगा तो आप देखेंगे कि हमारा समाज राजनीतिक रूप से भी बहुत आगे जाएगा।